शामिल किया और मैं आप लोग से वादा करता हूं कि आपके संघर्ष में मैं मेरी पार्टी की तरफ से पूरा संघर्ष करूंगा और आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा। इरफान भाई ने मुझे यहाँ पे बुलाया, देवा राठौड़ जी ने बुलाया, दीप शर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया। इन सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज इतने गंभीर हालत में हो। जब यहाँ पर गए वर्ष दीवार टूटी थी, कई निष्पाप लोगों की जान गंवाने के बाद नीचे से ऊपर तक मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों तक का यहाँ पे दौरा हुआ था। उस समय सबने बड़े बड़े बोल वचन किए थे, बहुत सारे वादाएं किए थे, लेकिन उस वादाओं को इस जमीनी स्तर पे मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। उस वक्त मैं भी आया था यहाँ पे, मैंने विजिट किया था, उस वक्त का भी हालात ऐसा ही था। उस वक्त जब दीवार टूटी थी, वो दीवार आज तक टूटी ही हुई है। उस समय बहुत सारे फंड पास हुए, बहुत सारे पैसे पास हुए, लेकिन वो पैसे किसके जेब में गए, कहाँ गए, वो यहाँ की जनता को समझ में नहीं आई और ना ही हमारे जैसे समाज सेवकों को समझ में आई। जब हम सवाल करते हैं तब ये हमें घेरने का काम करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों में एकता है, आप लोग अगर संघर्ष करने की ताकत रखते हो, तो मैं आपका हर आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का आप लोगों से वादा पहले ही कर चुका हूं। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 30,000 के आसपास यहाँ पे झोपड़े हैं और 30,000 झोपड़ों में कम से कम 30,000 वोटर्स होंगे। आज मुंबई की किसी भी झोपड़ी या झुग्गी में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट बने ना बने, वोटिंग पहले बन जाती है, क्योंकि उनको वोट चाहिए और यहाँ के लोगों से अलग अलग तरीके से उनको नोट चाहिए। वोट और नोट की राजनीति करने वाली आज की वसूली सरकार, क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लोगों को कितने तकलीफ में है? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि कोकण और चिपलून जैसी हालात इस अम्बेडकर नगर की धरती पे हो? यहाँ पर भी लोगों को मौत के मुंह में झोंकने का काम आज की महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है। कोई बात नहीं है, देखना तो हमें है ही, ठीक है। ये बारिश है, ये बारिश आके हमको बताना है, मीडिया सामने है और ये मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा जोर शोर में इस आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाओ और यहाँ के लोगों का दुख दर्द वसूली सरकार से जाना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई वसूली दिखेगा तो सारे मंत्री आ जाएंगे। यहाँ पे वसूली सरकार का आमदार, वसूली सरकार का कागजात, वसूली सरकार का नगर सेवक होने के बाद उनको क्या तकलीफ है कि यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा। जब नीचे से लेकर ऊपर तक आप ही के अधिकारी बैठे हैं, आप ही के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, तो आपको तकलीफ किस बात की है? जो आपने वादा किया था, हमारे माननीय रामदास आठवले साहब ने अपने संघर्ष के दौरान उस समय उन्होंने कई लोगों को घर दिलाने का महाड़ा और SRA और जो भी यहाँ का डिपार्टमेंट लगता है सभी को लेकर उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन हमारी सरकार इस समय महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन हम आपके साथ सरकार का गला दबाने का काम करेंगे, मुंह खोलने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे और आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं पूरी ताकत के साथ आऊँगा। और जैसे कि साहब ने बताया, कल रात को 12 साढ़े 12 बजे हम लोग आठवले साहब से मिले थे, वहाँ पे ये बात कल हमने रखा भी था और दीप शर्मा जी लाइन पे थे जब मेरी बात वहाँ तक मैंने पहुँचाई थी। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में हूँ और फिर से आवाज़ करूँगा कि वसूली सरकार अपनी आंखें खोले और यहाँ के गरीब जनता पे ध्यान दे। यहाँ के नोट और वोट की राजनीति छोड़कर लोगों के दुख और दर्द में इंसानियत होने का फर्ज निभाए। चिपलून और कोकण जैसी बहुत स्थिति यहाँ पर ना हो, इसके पहले ही एक्शन ले और लोगों के लिए खड़े हो। जय हिंद, जय भीम। में इस समय मौजूद है मलाड ईस्ट अम्बेडकर नगर, जहां पर 2 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ था और तकरीबन 21 से 32 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहां पर एक डर का माहौल है, यहां पर लोग जमा हुए हैं। घर बनाओ घर बचाओ, ये आंदोलन भी हुआ था कुछ दिन पहले और यहाँ पर हमारे साथ RPI के मुंबई सचिव रमेश गौड़ जी आए विजिट पर यहाँ का हालचाल देखने के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, सरकार इनकी मांग क्यों नहीं सुन रही है? जैसे कि आप मीडिया वालों को तो पूरी खबर है कि ये सरकार नहीं, वसूली सरकार है। वसूली सरकार को यहाँ पे फिलहाल अभी कोई वसूली नहीं दिख रहा है। जहाँ वसूली दिख रहा है, जहाँ पे वोटों की राजनीति उनको हो सकती है, वहाँ पे भागदौड़ मचाए हुए हैं फिलहाल। गए साल जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस समय तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। अभी जो यहाँ के आमदार हैं, थोड़े दिन 4 दिन पहले यहाँ पे आके वादा किए थे कि 8 दिन के अंदर हम आपको रिजल्ट देंगे, 8 दिन में हम आपको रिहाइश सेंटर देंगे या आपकी शिफ्टिंग देंगे। लेकिन आज चौथा दिन है, यहाँ पे कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं नज़र आ रही है। तो क्या ये 8वें दिन डायरेक्ट उठा के लोगों को बस में बिठा के डायरेक्ट अपने घर पे लेके जाएंगे क्या? ये लोग लोगों को जो बोलने की, जो ये लोग जो कुछ भी जो मर्जी बोल देते हैं, जो मर्जी वादा का हवाई जो फायरिंग करते हैं,
मेरा एक ही रिक्वेस्ट है इन लोगों से, आज की सरकार से, कि हवाई फायरिंग बंद करे और लोगों को तकलीफ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और लोगों का साथ दे। कुछ महीने बाद वोट है महानगर पालिका का, उस समय एकदम भिखारियों की तरह ये दरवाजे पर आएंगे और लोगों से वोट भी मांगेंगे, लोगों का पैर भी पकड़ेंगे, लोगों को साड़ी देंगे, कपड़े देंगे, बहुत सारे वादे करेंगे और जनता को गुमराह करने का सिलसिला फिर से चालू होगा। आज यहीं बगल में डायलिसिस सेंटर का ओपनिंग होता है, स्कूल का ओपनिंग होता है, तो यहाँ से मंत्री से लेकर संतरी तक और यहाँ से मेयर से लेके सभी लोग जितने यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जितने मंत्री हैं, संतरी, सब लोग एकदम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या 2 कदम की दूरी पे उनको यहाँ की जनता की तकलीफ दिखाई नहीं देती है? तो क्या कारण है? क्या उनको सिर्फ वोट के समय यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 हज़ार यहाँ पे झोपड़े होंगे जो यहाँ पे आज एक खतरे की घंटी जिन पे लटक रही है, और मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो आज के 100 घर हैं जो एकदम रडार पे हैं, आज 1 साल हो गया ना यहाँ पे नली बनाने का काम हुआ है, ना नाली उन्होंने बनाया, ना पानी निकलने का ऊपर से कोई रास्ता बनाया है। इसका क्या मतलब यहाँ के लोग समझे? तो मैं यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी आंखें खोलें और अपने लिए सही जन प्रतिनिधि चुनें, सही इंसान को चुनें और अपने वोटों का पूरा फ़ायदा उठाने का आप लोग कोशिश करें। अगर ये लोग आपसे वोट लेकर फ़ायदा उठाते हैं बाद में, जैसे कि हमारे यादव जी ने बताया कि ये लोग पहले वादा करते हैं, बाद में इनका इरादा चेंज हो जाता है, तो आप लोग इनके इरादों को समझो। आज वसूली सरकार का नगर सेवक है यहाँ पे, वसूली सरकार का यहाँ पे आमदार है, वसूली सरकार का खासदार है, वसूली सरकार का मुख्यमंत्री है। आज जब सब कुछ आपके पास है तो फिर आपको ये दिक्कत क्या है? बहुत सारे बिल्डिंग्स खाली पड़े हैं, बहुत सारे सारे के प्रोजेक्ट खाली पड़े हैं जो बन के रेडी हैं, उठा के यहाँ से बस में भर के आप लोग क्यों नहीं लेके जाते? क्या आप इनके मौत का इंतजार कर रहे हो? क्या इनके मौत होने के बाद आप इसमें राजनीति करने आएंगे? तो ये सब दिखावा ना करके सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी पूरी पार्टी आप लोगों के तकलीफ में खड़ी है। आप लोगों को जब लगेगा हम आपके साथ मोर्चे के लिए खड़े हैं, हम आपके लिए आंदोलन के लिए खड़े हैं और आपके लिए इनकलाब जिंदाबाद जिन्होंने नारा लगाया उसका मैं भी एक बार आप लोगों के सामने करूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यादव जी, ये जो गरीबों के लिए योजना है वसुंधरा कुटुंबकम, क्या ये योजना ये इनके लिए लाभदायक है? इनके लिए अप्लाई होती है कि नहीं? एक्चुअली इस तरह की योजना लागू करना सरकार के ऊपर है। सरकार किसके ऊपर मेहरबान होती है और कहां से दूर होती है। आज यहाँ बम्बई शहर में अम्बेडकर नगर मलाड़पुर में बस्ती में ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद कि ये एकदम सुदूर गांव में जिस तरह से हालत रहती है कि गांव में भी व्यवस्था नहीं रहती है। किसी बागीचे में कुछ लोग झोपड़ा डाल करके कुछ दिन के लिए रहते हैं, वो हालत आज ये बरसात के महीने में है। लोग यहाँ किस तरह से पानी इनको कैसा मिलता होगा, इनको रेशनिंग वस्तु मिलता है कि नहीं मिलता है। रेशनिंग कार्ड भी वन विभाग में इन लोगों ने बंद किया, अभी रेशनिंग कार्ड चालू हुआ कि नहीं अभी यहाँ के लोग जब बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। मेरे बिना लड़ाई कुछ मिलता नहीं है। और माननीय उद्धव साहब यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा और अपने उपनगर के पालक मंत्री असलम शेख जी है, आमदार यहाँ के सुनील प्रभु जी, ये लोग जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर इनको बसाने का काम करें। ये भी भारत के नागरिक हैं, इन लोगों ने आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनी और आपकी सरकार आप चलाते हो, लेकिन बाबा साहब का जो संदेश है कि सबको न्याय देना चाहिए, तो वो संदेश को पालन करते हुए भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए आप इनको सबको न्याय दो, इनको घर दो, इनको रहने के लिए इनका निवारा का व्यवस्था करो, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी आपके खिलाफ में आंदोलन के लिए मजबूर होगी। गरीबों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। आए दिन कहीं 2 मंजिला इमारत गिरे, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, तो काफ़ी डरे हुए हैं। अगर इनका जल्द से जल्द अगर प्रबंध नहीं होता है घर का, तो आरपीआई की तरफ से क्या बड़ा कदम उठेगा? पिछले साल में यहीं पर जो है दीवार गिरी थी, तो हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले साहब आए थे, हम लोग आए थे। हमको लगता है कि 30 से ऊपर लोगों की जान उसमें गई थी। उस समय कलेक्टर यहाँ तहसीलदार धोत्रे साहब को बुला करके आठवले साहब ने तुरंत उनको मदद की राशि उन्होंने बताया, तुरंत वो बंटवाने का काम किए। तो यहाँ वापस इस तरह की घटना न हो, जैसा चिपलून के अंदर कोकण विभाग में और भी अनेकों जगह पर लोगों के ऊपर दीवार गिरती है,
लोगों के ऊपर पेड़ गिरता है, लोगों के ऊपर बिजली गिरती है, भूस्खलन होता है और लोग मर जाते हैं। इस तरह की बड़ी दुर्घटना न हो, उसका टाल करके आप जल्दी से जल्दी इनको मकान देने का काम करो, ऐसा मैं रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से विनती करता हूँ। पेपर का प्रोसीजर चालू है, टाइपिंग चालू है। हाँ, और सबके ये जो टाइपिंग होने के बाद हम आज सुबह हमारे सब साथी उनके ऑफिस तक आज पहुंचने वाले हैं। आज सुबह आप बजा है 3-2 तो अभी पहुंचे होंगे जी। आज हम सब सुनील प्रभु साहब ने आपसे ये यहाँ पर वादा किया था कि 8 दिन में आपको घर दिलाएंगे। बात की है कि घर दिलाएंगे, ये बात नहीं की है। आपने साहब को बताया कि 8 दिन में उन्होंने घर दिलाने का वादा किया था। 8 दिन का मोहलत दिया है। 8 दिन के बाद उनका मैसेज आएगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है, कि किस तरह से आगे घर दिलाने की मंशा हो, जो उनके मन के भाव उन्होंने यहाँ तक सबके सामने प्रकट किए हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यहाँ के स्थानिक आमदार सुनील प्रभु जी ने आप लोगों को कहा था कि 8 दिन में प्रोसेस शुरू होगा और जल्द से जल्द मैं आपको घर दिलाऊंगा, क्योंकि उस समय मैं भी यहाँ पे मौजूद था। यही बात है जी। आप भी 8 दिनों में घर दिलाने की कोई बात नहीं हुई थी सर, एक मिनट जी। जी 8 दिन में बात हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे तो जानकारी मिला 8 दिन में बात हुई थी, लेकिन मैं एक बात आपके लाइव के माध्यम से कट कीजिए बताना चाहूँगा कि 8 दिन किसने देखा है जी। क्या लैंडस्लाइड आने के लिए क्या 8 दिन का पीरियड मांगता है क्या? बिल्कुल। अभी हम लोग बैठे हैं, अभी इतनी जोरदार बारिश हुई, आप लोग सामने थे, ऐसा लग रहा था ये छपरा पत्थर सब उड़ जाएगा और हम भी बचेंगे कि नहीं, ऊपर से पत्थर आ जाएगा, हम दब जाएंगे। बिल्कुल। अरे 8 दिन का मोहलत क्यों? क्या जिस तरह कोकन और चिपलून में लोग डूब गए, पानी में बह गए, उसके बाद वहाँ पे महाड़ा जा रही है और वादा कर रही है लोगों को हम घर देंगे। अरे डूबने के बाद आप किसको घर दोगे जी? हाँ, प्रॉब्लम क्या है भाई? यहाँ से तुरंत शिफ्ट करो जी। हाँ। और जब आप लोग बोलते हो कि बहुत सारे झोपड़े अनलीगल हैं, बहुत सारे झोपड़ों को आपने गैर कानूनी ढंग से बनाया, तो आपकी सरकार, आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस उस वक्त कहाँ होती है? आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस वक्त कहाँ होता है जब झोपड़े बन रहे होते हैं? जी। हाँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। क्या है, आपको एक बाउंड्री नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले सारी गलती मैं प्रशासन की दूंगा। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। घटना घटने के बाद आप 8 दिन तक पेपर वर्क करेंगे। यहाँ के लोगों को मुझे तो यहाँ पे लाइट का नहीं दिख रहा, पानी का व्यवस्था नहीं दिख रहा, आने का रास्ता क्लियर नहीं है। ऊपर आते आते मुझे लगा मैं स्लिप होकर गिर जाऊंगा, तो यहाँ के जब मैं यंग होकर मुझे स्लिप होने का खतरा, तो यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग और यहाँ के बच्चे लोगों का क्या हाल होता होगा? रात को कभी यहाँ से अगर बाई चांस कोई तूफान आए, कैसे लोग भागेंगे इस पथरीली जगह से? तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला तो 8 दिन का वादा करना ही गलत है। पहली चीज, तुरंत इनको बस लाना चाहिए, लोगों को भरना चाहिए। सरकार सक्षम है सब चीज करने में, कोई इसमें ये कागजी कार्रवाई की जरूरत क्या? आप पहले भरो, पहले उनको शिफ्ट करो। गौर जी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा कि जिस विभाग में हम बैठे हैं वो वन विभाग की जमीन है। आप जानते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि महानगर पालिका और वन विभाग के कुछ अलग से कायदे होते हैं। और मैं आपको वही मैं पहले ही बोला कि जब यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी जब बन रहे होते हैं तब वन विभाग कहाँ होता है? आप जंगल में जाइए, एक पेड़ काटिए, अभी आपको वन विभाग पकड़ लेगा। बिल्कुल बराबर है। तो इतने बड़े जब घर बनाए जाते हैं तो उस वक्त वन विभाग क्या सो रहा होता है? कुछ दलाल वन विभाग के अधिकारियों की वजह से यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, उस पे आप नहीं रोक सकते। और मैं भी जानता हूँ कि ये दलाल जो अधिकारी हैं, बात सुनिए मेरी बात, ये मासूम जनता है। मासूम जनता को लोग गुमराह कर देते हैं। लोग गुमराह करके इनसे कुछ पैसे ले लेते हैं या पेपर वर्क करते हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ दलाल, तो कुछ दलालों को ऊपर शिकंजा कसेगा कौन? कौन कसेगा? क्या इनका जब ये शिकार हो जाएंगे, जब इनके जेब से पैसे चले जाएंगे, ये कहीं से कर्ज लेकर, कहीं से अपने जेवर बेचकर जब ये अपना आशियाना बसा लेते हैं, जब ये अपने घर में कई ट्रक मिट्टी डाल देते हैं, सामान भर देते हैं, उसके बाद अतिक्रमण करने की जरूरत क्या है आपको? आप पहले रोकिए ना। पहले रोकने में आप सक्षम नहीं हो तो बाद में क्यों आते हो? पहले घर बनेंगे, दलालों के साथ गांठ से प्रशासन मिल के ये काम होता है और बाद में फिर एक्शन लेने की कार्रवाई होती है। गौर जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिसके घर के पास अनलीगल बांधकाम होता हो नया जी, उन लोगों को उसका विरोध करना चाहिए, ना कि दूर के किसी अधिकारी को इस पर आवाज उठानी चाहिए? आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, मैं ऐसा बताता हूँ कि जब अब आपने खुद ही आपने एक्सेप्ट किया कि जब एक पेड़ कटेगा, एक छोटा सा आप अंदर जाइए जरा, अभी आपको तुरंत कर लेंगे। आप एक गाड़ी लेके पास नहीं हो सकते। बिल्कुल। आज हम लोग के गाड़ी पे VIP पासेस होते हैं गवर्नमेंट से, हमको मिलता है आने जाने के लिए, काम करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए। हमको जाने के लिए 50 इंक्वायरी होती है। तो एक ये गरीब जनता कैसे ऊपर तक आ जाती है? प्रशासन को सब कुछ पता होता है, प्रशासन आंखें मूंदे होती है। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, नाकामी है। ये आप किसी भी तरह से आप मुझसे घुमा के
पूछेंगे, मैं सरकार को ही टारगेट करूंगा, क्योंकि ये लोग अपने आप मन, इनका घर अपने आप नहीं बन जाता। इतने सारे प्लास्टिक, इतने सारे मट्टी, इतने सारे कबाड़, इतने सारे लाइट के पॉइंट ऐसे अपने आप नहीं पहुंच जाते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी जानकारी होती है। प्रशासन किस मजबूरी में या किस लालच में अपनी आंखें मूंदे होता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन शिकार यहाँ की मासूम जनता होती है, शिकार यहाँ के मेरे आदिवासी होते हैं, मेरे दलित भाई होते हैं, मेरे लोग होते हैं। तो मुझे इस बात का दुख है कि अगर आप लोग पहले ही इस चीज को रोको, पहले ही आप इनको सही न्याय दो। लोगों का वोटिंग का कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड नहीं बनता है। जब ये फॉरेस्ट में आता है तो वोटिंग कार्ड कैसे बन जाता है भैया? हाँ, वो चीज पे भी आओ ना, वोटिंग कार्ड बन जाएगा। वोट और नोट की राजनीति आप सबसे पहले करोगे और लोगों को सपोर्ट की राजनीति आप नहीं करोगे, ये गलत है। इस चीजें से हमारे देश को बाहर निकलना होगा, हमारे स्टेट को बाहर निकलना होगा। ये राजनीति हमारे जनता को भी समझनी होगी। ये सिर्फ वोट वाला आप जाओ तुरंत बन जाएगा, लेकिन आप आधार कार्ड के लिए जाओ तो वो फिर लाइट बिल मांगेंगे, दुनिया भर का मांगेंगे। लेकिन वोटिंग कार्ड बनने के लिए वोट चाहिए ना इनको जीतने के लिए। बराबर जनता उस समय लीगल होता है, और जब जीत के आ जाएंगे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, लाल बत्ती में घूमने लगेंगे, तब जनता नहीं है, तब वो अनलीगल हो जाता है। तब फॉरेस्ट में नोटिस देंगे, फॉरेस्ट वाले आएंगे, अतिक्रमण करेंगे, उनका गरीबों का सामान टूट जाएगा, उसके बाद बह जाएंगे, बांध टूट जाएगा। अरे बांध, अगर फॉरेस्ट को बांध टूटा हुआ गए साल दिखा, आप यहीं पे लापरवाही देख लो, अभी तक बांध क्यों नहीं बना? हाँ, वो बांध से पानी निकलने का रास्ता क्यों नहीं क्लियर हुआ? ये सारी चीजें नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार शक के कटघरे में है, डाउट के कटघरे में है और निशाने पे है। तो यहाँ के लोगों को अपनी आंखें खुलनी चाहिए और इनको सही जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए, जो भी ये इनके बीच का हो। जो अधिकारी थे उन पे कार्रवाई हुई है, जो अधिकारी थे उनके कार्रवाई है। के बाद हमने 5 लाख रुपए हमारे जो जुड़े जो उनको हमने वो भी उनका अभी जो लोग हमारे थे, ये हमारे मातनी लोग जो है, आपका हम हमारी सरकार से यही मांगी है कि उनको आप इन्होंने जो बताया कि उनको जल्द से जल्द शिफ्ट करो कहा, उसके बाद उसका जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स ले लो। डॉक्यूमेंट जरूरत रहती है कि सही काम है तो उसका डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है, हर एक के पास रहेगा, जो डॉक्यूमेंट है वो लोग प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी जो हाल है, अभी जो अतिवृष्टि का जैसे चिपलून, सावंत, रत्नागिरी साइड में जो हुआ है, आज सब लोग टीवी देख रहे हैं। अब सुनिया नागरिक है यहाँ के, सब लोग टीवी देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो ये परिस्थिति अपने यहाँ में आना नहीं चाहिए। इसके लिए तुरंत जल्द से जल्द पुनर्वसन कहानी का शिफ्टिंग उनका होना चाहिए। ये मैं दरख्वास्त करती हूँ यहाँ के आमदार खासदार सभी को, ये मेरी विनती है।